Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were discussing the journal entries और जनरल एंट्रीज में हम जो डिस्कस कल कर रहे थे वो हमने शायद रेसिस नंबर 12 किया था। रेसिस नंबर 12 करने के बाद में आज हमें जो हम करने जा रहे हैं वो मैं कर रहे हैं कि जो आपकी इससे रिलेटेड थी एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, वो हमने कल जो है कुछ स्टार्टिंग में की थी। अभी आपका जो है एक पॉइंट और है, उसके बाद में फिर ओपनिंग एंट्रीज और इन चीज़ों को हम ले लेंगे। अब एक पॉइंट आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स का यहाँ पर मतलब क्या है, हम उस बात को हमें डिस्कस करेंगे आज। तो बैड डेट्स का जैसे कि आपके वेकैब्स में भी आया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैड डेट्स, तो बैड डेट्स का मीनिंग क्या था, तो वो हमने वेकैब में भी डिस्कस किया था कि बैड डेट्स मीन है आपका द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल, दैट इज कॉल्ड एज ए बैड डेट्स। ठीक है, तो वो आपके बैड डेट्स कहलाएंगे। द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि राम को आपने माल बेचा था 10,000 का और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो 10,000 रुपये आपके डूब गए, ये आपके कहलाएंगे बैड डेट्स। ठीक है, another one example we can take, if we have sold the goods to Mohan rupees 5,000 and he became insolvent, वो दिवालिया हो जाता है कि हमने जो है सोहन को माल बेचा था 5,000 रुपये का और वो दिवालिया हो गया, उससे हमें केवल 3,000 ही मिलेंगे। तो 3,000 ही मिलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 से 3,000 में रिकवर होंगे, तो 2,000 हमारे बैड डेट्स हो गए, यानी हमारा 2,000 हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो एक इससे रिलेटेड है आपका जो एग्जांपल है कि रवि हु ओड अस रुपये 10,000 डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसा फ्रॉम हिज स्टेट, कि रवि जो है जिसके अंदर हम 10,000 मांगते थे, यानी रवि के अंदर हम जो है वो 10,000 रुपीज़ हम उसके अंदर मांगते थे और वो दिवालिया हो गया। दिवालिया कौन होता है, डेफिनेशन दी थी ना, मैंने बताई थी ना वेकैब्स में कि हु इज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट इज दैट पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज लायबिलिटीज और हिज डेट्स, कि इंसॉल्वेंट वो होता है जो कोई आदमी अपने पैसे या अपनी लायबिलिटी चुकाने में असमर्थ हो या अपने पैसे किसी को चुकाने में असमर्थ हो, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट के लिए क्या होता है कि सीधा इंसॉल्वेंट यूँ नहीं कहता मैं पैसे नहीं दे सकता, ये तो हर कोई कह देगा, फिर तो बात बनेगी नहीं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि व्हेन ए पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस ही इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, देन ही रिफ्यूज टू पे, then the person who had to owe the money, he will go to the court and then the court will decide if the person is really speaking truth or not. Court will give the order to verify all the things and will make all the property in its custody. सारी की सारी चीज़ें कस्टडी में ले लेगी और कस्टडी में लेने के बाद में उसको जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी कि भैया अब उसके पास कोई पैसा मांगने ना जाए, जिसको जो भी पैसा मांगता वो आप कोर्ट में आए। कोर्ट जो है जितने उसके प्रॉपर्टी थी, मान लो कि उस बंदे को 10 लाख रुपीज़ देने थे, उसकी प्रॉपर्टी केवल 3 लाख की है, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे करके और उसकी प्रॉपर्टी को बेचेगी, 3 लाख रिकवर कर लेगी। अब मांगने वाले 10 लाख हैं और प्रॉपर्टी में से पैसे केवल 3 लाख ही, तो क्या होगा कि सभी को इक्वल दे देंगे, मीन्स उनको सभी को 10 लाख और उनको 3 लाख एंड 30% दे देंगे, बाकी पैसा उनको डूब गया। तो इस प्रकार से ये कहलाता है इंसॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारा रवि जो है उसमें हम 10,000 वी ओड टू, हमने उससे लेने थे 10,000, ही बिकेम इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया हो गया, एंड 30 पैसा, पैसे में भी रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 ही होते हैं ना, 100 पैसे का रुपीज़ होता है, तो आपका परसेंटेज में 100 ही होता है, तो 30 पैसा बोलता है या 30% बोल दो, तो 30% रिकॉर्ड फ्रॉम स्टेट। इसका नहीं होगा कि केवल 3,000 उसकी स्टेट से या संपत्ति से हम लोगों को मिलेंगे, तो 3,000 में मिलेंगे, तो हमारे पास में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये कि हमारे पास में जो 10,000 था उसमें से 3,000 आएंगे, तो हमारे पास में कैश आ रहा है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 हमारे पास में आ गए जी। बाकी 7,000 हमारे बैड डेट्स को डूब गए। बैड डेट्स हमारा लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो आप यहाँ पर कर दोगे टू बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स आपके डेबिट हो गए जी 7,000 से। और ये किस कारण से हुआ सारा कुछ, ये सारा कुछ रवि के कारण से हुआ, टू रवि 10,000, तो आपके पास में क्या हुआ,
कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया। टू रवि 10,000, ये 10,000 आपका हो गया जी, रवि के नाम से लॉस हो गया। यानी यहाँ पर ये लॉस किसने दिया, रवि ने दिया, तो क्रेडिट द गिवर। तो आपकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। नीचे नरेशन लिख दोगे कि अमाउंट 7,000 बैड डेट्स एंड 3,000 रिकॉर्ड फ्रॉम द रवि, रवि से 3,000 आपको मिले, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है जी। अब 14th इलस्ट्रेशन है मेरे पास में, पेज नंबर 9.29, नई किताब में 9.29 है। इसमें आपके ओपनिंग एंट्रीज हैं और ओपनिंग एंट्रीज के बाद में फिर जनरल एंट्रीज लिखी हुई हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्रीज में आपकी दो ही चीज़ें मिलेंगी, एसेट और लायबिलिटी मिलेंगी। तो जितने एसेट होंगी उन एसेट्स को आप डेबिट करेंगे और जितने लायबिलिटीज हैं आप उनको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास एसेट दी हुई हैं, वो बुक शायद आपको दिखाई दे ना दे, कि कैश 15,000, बैंक 5,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 36,000, डेटर्स टोटल 24 के हैं, उसमें एक्स वाई और जेड 3 हैं, एक्स 6,000, वाई 7,000, 8,000 और जेड 10,000। और लायबिलिटीज में आपका बैंक है 10,000 का, क्रेडिटर्स हैं 12,500 के, उसमें अजय और विजय हैं और बाकी ट्रांजेक्शन ये हैं। तो कहता है कि एंट्रीज करके दिखाओ, तो एंट्रीज करके दिखाएं तो आप जो ये जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, ये जर्नल का फॉर्मेट तो आप बनाते बनाते अब आदी हो गए होंगे, यूज टू हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में है जी जर्नल, ये आपको बनाया आपने जर्नल। ठीक, हाँ बेटा कौन बोल रहे हैं? अरे बेटा ये तो +1 का अकाउंट है, आप इसमें नहीं आना चाहिए था, आपने 10 बजे आना चाहिए था। 10 बजे मैसेज जो भेजा था उस पर क्लिक करते आप 10 बजे ना, 10 बजे क्या सॉरी 9:20 पे करना था आपने। ठीक है ना, अभी ये कल 9:20 पे आना। ठीक है, ये तो +1 की क्लास चल रही है अभी। ओके थैंक यू। हाँ जी, अब आपके पास में यहाँ पर जो है कैश आ गया, तो कैश आ गया तो आपने पहले एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट, यानी आपके पास जो एसेट हो कौन कौन सी सारों को डेबिट कर दो। तो कैश आपके पास में है, वो आपके पास में जी 15,000, कैश आपका है 15,000। उसके बाद में है बैंक आपका है, वो आपके पास में है 5,000, क्योंकि सारी एसेट डेबिट कर दो इनको। ठीक है, स्टॉक है 40,000, स्टॉक आपके पास में है 40,000। इसके बाद में है आपका फर्नीचर है, इन सारों के आगे अकाउंट लिखोगे, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ये लिखना मैं भूल गया था, अकाउंट डेबिट, ये सारे आपके डेबिट हो गए। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट था, वो आपके पास में हो गए 3,600, यानी ये भी आपके एसेट है। फिर आपके डेटर हैं, डेटर के नाम दिए हुए यहाँ पर, नेम गिवन है तो नेम को आप उनके नेम से लिखोगे, डेटर नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर जो है एक्स है, एक्स डेबिट, एक्स के अंदर मांगते हैं 6,000। ठीक है, और फिर वाई डेबिट, इनके आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखें क्योंकि नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। वाई हमारा डेबिट हो गया 8,000 से। ठीक है, उसके बाद में जेड डेबिट, जेड हमारा डेबिट हो गया जी वो 10,000 से, यानी इन सारों को मिला लें 1 2 3, इन सारों को मिला लें तो 24,000 बनते हैं। ठीक है, और 2 आपने कर दिया जी 2 बैंक लोन है तो 2 बैंक लोन लिख लो, 2 बैंक लोन, क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो 2 बैंक लोन 10,000, ये आपका होगा जी 10,000। इसके बाद में क्रेडिटर्स में नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन से नाम हैं? 2 अजय, अजय जो है अजय के अंदर मांगते थे 5,000, और दूसरा 2 विजय, विजय के अंदर मांगते हैं 7,500। ठीक है जी, ये हमें चीज़ें इसके अंदर मांगते थे, तो ये हमने इनको जो है वो कर दिया डेबिट, ना क्रेडिट कर दिया। अब देखो यहाँ का जो टोटल है, ये टोटल लगाओ और ये टोटल लगाओ, तीनों के अंदर एक जैसा तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये आपका डेबिट कॉलम है और ये आपका क्रेडिट कॉलम है। हम ये कहते हैं कि इन जर्नल एंट्री एवरी डेबिट इज इक्वल टू एवरी क्रेडिट,
हर डेबिट जो है क्रेडिट के बराबर होगा, पर यहाँ तो बराबर नहीं हो रहा। इसका लिए साइड छोटी आ रही है, छोटी आ रही है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और होती है वो कैपिटल, टू कैपिटल, क्योंकि ये सारे पैसे मालिक ने लगाए होंगे, मालिक ने लगाए तो मालिक का पैसा यानी कैपिटल है, ठीक है। तो कितना हुआ, इन सारों का टोटल करके ये घटा दो और ये घटा दो, तो आपका जिसमें आंसर आ रहा है वो बैलेंसिंग फिगर है 65,100, 65,100 ये हो जाएगा। यानी आपके टोटल एसेट थी उन सारों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए। अगर टोटल एसेट में से अगर इन सारों का टोटल बराबर नहीं हुआ तो वो बीच का जो गैप है वो कैपिटल हो जाएगा, वो बीच का गैप है कैपिटल हो जाएगा। एक बात नोट कर लो ये, ठीक है, कि अगर आपकी एसेट हैं वो दैट टोटल एसेट शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट, ठीक है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। यानी टोटल एसेट ये थी डेबिट साइड में और यहाँ पर ये लायबिलिटी इतनी थी, तो आपके 65,100 जो वो कम था ये, तो ये आपका टोटल कैपिटल बन गया। अगर मान लो, आवाज़ नहीं आ रही, हेलो, अच्छा अच्छा मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये आपका जो कैश है आपके पास ओपनिंग एंट्रीज हैं, ओपनिंग एंट्रीज में देखे जाएं तो आपके जितनी भी एसेट्स थी, किताब में देखोगे आप रजिस्ट्रेशन 14 में आपके पास दो प्रकार की कैटेगरीज बना रखी हैं, एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। एसेट और लायबिलिटी बना रखी हैं, तो आपके जितने एसेट्स उनको डेबिट कर दिया, तो ये एसेट आपकी यहाँ तक आई थी, ठीक है, और जितनी लायबिलिटीज थी उनको, तीन लायबिलिटीज थी, तीनों लायबिलिटीज हमने करी तो वो तीनों यहाँ तक बनी थी, ठीक है। अब देखें तो आपकी इन सभी का टोटल इन तीनों के बराबर नहीं बनता, बल्कि टोटल जो ज़्यादा बनता है, तो यानी बीच का गैप जो रह गया वो आपका कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। यानी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। अब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं है तो बीच का जो गैप है वो आपका कहलाएगा एसेट्स, ठीक है, ना सॉरी कैपिटल कहलाएगा। अगर ठीक इसी प्रकार से अगर आपका ये डेबिट साइड छोटी पड़ जाए, ठीक है, अगर आपकी डेबिट साइड छोटी पड़ जाए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा गुडविल, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्ड गुडविल आ जाएगा। मान लो कि आपका यहाँ पर टोटल जो है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पर डेबिट साइड टोटल कम होता, मान लो ये 20,000 से कम होता तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग, यहाँ पर 20,000 आप गुडविल लिख देते, ठीक है। तो अगर आपका क्रेडिट साइड छोटी है तो कैपिटल लिख देंगे, डेबिट साइड छोटी है तो आप यहाँ पर गुडविल लिख देंगे, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट और समझ लो कि अगर आपका यहाँ पर गुडविल, यहाँ पर जो है आपकी डेबिट साइड बड़ी थी, यहाँ पर कैपिटल भी वर्ड लिखा फिर भी आपके बराबर नहीं आ रही टोटल ये, तो फिर यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, CR छोटा लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल रिजर्व, ताकि आपको याद हो जाए CR कैपिटल रिजर्व, तो वो पॉइंट आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपकी स्पेशल हैं। पहली बात तो ये कि आपके जितने भी डेबिट साइड हैं वो क्रेडिट साइड के बराबर होनी चाहिए, अगर क्रेडिट साइड के बराबर नहीं है तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल माना जाएगा। नंबर 1, अगर आपका क्रेडिट साइड छोटा है तो डिफरेंस कैपिटल माना जाएगा। नंबर 2, आपका अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड छोटी है तो यहाँ पर आपका गुडविल वर्ड यूज हो जाएगा, आपका यहाँ पर गुडविल वर्ड यूज हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन, अगर आपकी एसेट साइड यानी डेबिट साइड बड़ी है, ठीक है, क्रेडिट साइड छोटी है, हालांकि उसमें कैपिटल वर्ड भी आ चुका है, यानी कैपिटल भी आप यूज कर चुके हैं, उसके बावजूद भी ये कम आ रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप जो कमी रह गई यानी क्रेडिट साइड छोटी रह गई कैपिटल होते हुए भी, तो इन सारों का टोटल लगा के इन सारों का टोटल लगाएं, बाद में जो बचेगा कैपिटल रिजर्व नाम से एक वर्ड और लिख देंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। हाँ जी, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं? नहीं है? भूमि कितने बच्चे प्रेजेंट है देखना। एट बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, अभी कौन आए थे रिसेंट में? अच्छा, संदीप आए थे क्या? ठीक है, काफी लेट हुए बेटा आने में। अच्छा अच्छा, अब यही लिंक हर रोज है, आप ठीक 10 बजे इस पर क्लिक कर लिया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट पे आप आइए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पे आते हैं। वो ये कहता है कि आपकी ये चीज़ जब थी, आगे फिर जनरल एंट्री स्टार्ट कर देता है कि ऊपर ये दे रखी थी, यानी यहाँ पर देखें ये इतने में एसेट और लायबिलिटी दे रखी थी, हमने अब तक ये एक्सप्लेन किया था।
अब ये नीचे वाली जो ट्रांजेक्शन जो कल हमने की थी ठीक उसी प्रकार से लिखी हुई, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला ये करें कि बोट गुड्स से फ्रॉम कैलाश फॉर ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%, 60% पेड इमीडिएटली। बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश 20,000, हमने कैलाश से 20,000 का माल उधार खरीदा है और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, और 2% आपका कैश डिस्काउंट है। ठीक, तो यानी एक बार स्टेटमेंट को देख लो, हमने माल जो खरीदा है वो खरीदा 20,000 का। ठीक है, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा हम स्टार्टिंग में काटते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये आपका कैसे 2000। इट मीन से हमारा 20,000 का जो हमने माल खरीदा था वो एक्चुअली 20 का नहीं था, वो 2000 ट्रेड डिस्काउंट का घटा दो तो माल एक्चुअली में आपका 18,000 का था। यानी आपने जो परचेजेज की है दैट इज ₹18,000, वो 18,000 रुपये की आपने परचेज की है। ठीक है, अब कहता है कि इसके ऊपर हम दे देंगे 2% ट्रेड डिस्काउंट, ना कैश डिस्काउंट सॉरी, 2% कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो कैश डिस्काउंट तब मिलता है जितने पैसे आप देते हैं। अगर मान लो 18,000 में से 18 के 18 पूरे दे दिया आपने, तो आपको जो है 2% है यानी 360 मिल जाएगा। तो अगर कम दोगे तो कम मिलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसने 18,000 का वो केवल 60% पे किया है, यानी 18,000 का 60% हमने पे कर दिया कैश। तो आपका कितना अगर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 60 से, तो ये 0 0 और ये 48 और ये हो जाएगा 6 और 4 10,800 जो है आपने पे किया। यानी आप 18,000 का हमने 10,800 हमने पे किया है। ठीक है, अब हमें इस पे मिलेगा सिर्फ 2% डिस्काउंट, हमें 2% डिस्काउंट इस पर मिलेगा, यानी आपके यहाँ सिर्फ 216 रुपये 216 रुपीज़ हमें डिस्काउंट पे मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर स्टेटमेंट को समझ लो। ये कह रहा है कि हमने 20,000 का माल खरीदा था एविंग 10% कैश डिस्काउंट ना ट्रेड डिस्काउंट। तो आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप 20,000 इंटू 10/100 करेंगे तो 2,000 आपके पास में ट्रेड डिस्काउंट आया, और ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर देंगे तो आप 20,000 की परचेज में 2,000 घटा दो तो 18,000 का परचेज हुआ। अब 18,000 का हमने 60% पे कर दिया, 16/100, तो ये आपके पास में हो गया 10,800, यानी 10,800 आपने पे कर दिया। अब इसी पे डिस्काउंट मिलेगा तो 10,800 इंटू 2/100, तो ये आपके पास में 216 जो है वो डिस्काउंट आपको मिला। ठीक है, अब देखो, अब मैं बनाता हूँ जी जर्नल। ठीक है, तो ये आपका बना जी जर्नल का फॉर्मेट, और जर्नल के फॉर्मेट अब हम करते हैं आगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है वो किया परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल खरीदा है तो परचेज हो गई, यानी खर्चा हो गया, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज एक्चुअली कितने किया था हमने परचेज किया था 18,000 का। ठीक है, परचेज हमने किया था 18,000 का, तो हमने परचेज लिख दिया 18,000। इसके बदले में हमने क्या पे किया, टू कैश। कैश कितना पे किया, हम कैश पे कर रहे थे 60%, यानी 10,800, यानी 10,800 हम पे कर रहे थे। इसमें से 216 आपका कैश डिस्काउंट हो गया, तो 216 आप घटा दें इसमें से, तो आपके से जो अमाउंट बनता है वो बनेगा 10,584, 10,584 आपने पे कैश पे कर दिया, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, हमने माल खरीदा तो माल आया था, या कहें कि परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट खर्चा हो गया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना खरीदा 18,000 का। इसके बदले में क्या दिया, टू कैश, कैश दिया 60%, तो 18,000 का 60% 10,800 बनता है। इसमें 2% कैश डिस्काउंट हुआ इसका, तो 2% कैश डिस्काउंट बनता है 216। तो अगर 10,800 में से ये घटा दे तो ये बनेगा 10,584, और डिस्काउंट हमें मिला फायदा का, फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का हुआ 216। इन दोनों को ये अमाउंट लिख दिया हमने, ये इतना बन गया ये दोनों मिला करके। ठीक है, बाकी पैसा अभी भी उधार है, यानी हमने उसे उधार पे खरीदा था, तो बाकी पैसा आपके पास में कितना बचेगा, टू कैलाश, यानी बाकी हमने कैलाश से माल खरीदा था, टू कैलाश वो बनेगा 7,200। कैसे बना, ये टोटल 18,000 था,
ये हमने कैश में हिसाब कर दिया, बाकी इसमें से ये दोनों जोड़ के 10,800 जोड़ के ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो बाकी बचेगा ये। ठीक है, तो अब नीचे नरेशन दे दोगे, गुड्स परचेज ट्रेड डिस्काउंट है 10%। यानी एक बार मैं नरेशन लिख के दिखाता हूँ कि गुड्स परचेज्ड ट्रेड डिस्काउंट 10%, टीडी लिख दिया काफ़ी है 10%, सीडी 2%। ठीक है, नीचे लाइन लगा दो। ये आपका एक इंडिकेशन दे दिया कि एक्चुअल में सारी चीज़ है क्या। तो ये आपकी एंट्री बनी, परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू कैलाश। ठीक है, ये आपके पास में हो गया। नेक्स्ट आपके पास एंट्री है, वो ये कहते हैं कि सोल्ड गुड्स टू एक्स ₹4,9,000। हमने एक्स को माल बेचा, तो एक्स को माल बेचा तो इसका सेल हो गया। तो फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, ये बात मान के चलो। सेल जहाँ भी आ जाए क्रेडिट लिखनी है आपने। ठीक है, लिया किसने? एक्स ने, तो एक्स डेबिट द रिसीवर, तो एक्स डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, एक्स डेबिट टू सेल्स 9,000 और ये 9,000। ठीक है, ये हुआ। अब नीचे नरेशन लिख दो, सोल्ड गुड्स टू एक्स 9,000। अब एक बात याद रखो, ओपनिंग एंट्री में एक जगह डेटर आए थे आपके 24,000 के, उसमें एक्स के अंदर हम 6,000 मांगते थे, वहाँ पर लिखा था एक्स डेबिट 6,000। अगर किताब उसमें देख लो, एक्स डेबिट 6,000, तो 6,000 तो वो हो गए और 9,000 रुपये ये हो गए। तो अब टोटल हम एक्स में मांगते हैं 15,000। आगे एंट्री आएगी इससे रिलेटेड, तो आपको लगेगा कि वो मांगते तो 9 ही थे, क्योंकि माल तो 9 का बेचा, तो बाकी कहाँ से आए? तो बाकी पीछे वाली ओपनिंग एंट्री में हमारा बिजनेस एक्स के साथ में पहले चल रहा था, तो वो वहाँ से आएंगे। ठीक है, उसके बाद करें कि रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट, कि अब यहाँ पर वही हाथों हाथी आ गई कि एक्स से हमें 14,800 रुपये मिले, एक्स से हमें पैसे मिले, तो कैश आ गया, तो हमारे को कैश आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने मिले? 14,800। और फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है इन्होंने। फुल सेटलमेंट वर्ड का मतलब यह है कि हमने फुल सेटल कर दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स डेबिट तो हमारा 9,000 सी था, जबकि पैसे दे रहा 14,800, और फिर कह रहा फुल सेटलमेंट, इसका पैसे ज़्यादा मांगते थे। तो ज़्यादा तो मैंने बताया था ना कि 6,000 आपके ओपनिंग एंट्री में पड़ा था, डेटर था हमारा, तो टोटल 15,000 मांगते थे। अब वो बंदा हमारे को 14,800 दे रहा है, तो उसका मतलब 200 उसने हमारे को दिए नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट। इसका ना हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, कितना दिया होगा? 200। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 14,800, क्योंकि वो तो आया था, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया 14,800। डिस्काउंट हमारा लॉस हो गया था, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, लॉस को डेबिट कर दिया। और पैसा किसने दिया? टू एक्स, एक्स ने कितना हिसाब किताब कर दिया? 15,000 का। ठीक है, और नरेशन जो लिखेंगे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, ये आप इसमें लिख देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आप क्या करें कि कैश डिपॉजिट टू बैंक 10,000। हमने बैंक में कैश जमा करवाया 10,000 रुपये, बैंक में कैश जमा करवाया तो कैश तो चला गया और बैंक आ गया। आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट और टू कैश, क्योंकि आपने बैंक में जमा करवाया तो बैंक तो आकर कैश चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ये होगा 10,000 और ये 10,000। ठीक है, तो अब आप नीचे नरेशन दोगे कि मनी डिपॉजिट इनटू बैंक, मनी डिपॉजिट इनटू बैंक। आना चाहिए मैडम? एक मिनट बच्चों, आइए। मेरी क्लास 10:40 तक होती है। 10 वो आधे घंटे की नहीं, 40 मिनट की क्लासेज आजकल, 40 मिनट की क्लासेज आजकल। वो क्लासेज मैडम 30 मिनट की वजह 40 मिनट की कर दी गई थी। ठीक है, हाँ बेटा सॉरी, कुछ इंक्वायरी आ गई थी। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है कि आपका रिसीव्ड चेक फ्रॉम, लगा रखे चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई से में चेक मिला है और वो हमारे को मिला है 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो वाई से हमें चेक मिला और चेक को उसी समय बैंक में जमा करवा दिया। अब वाई की यहाँ पर तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ओपनिंग ट्रांजेक्शन देखो आप, ओपनिंग ट्रांजेक्शन देखेंगे तो ओपनिंग एंट्री में हमारे जो डेटर थे एक्स वाई और जेड, एक्स 6 से था, वाई जो आपका 8 से था और जेड आपका जो है वो 10 से था।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को चेक मिला है और वो मिला वाई से, वाई से हमें चेक मिला। तो देखो हम इसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। वाई से चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। एक साथ में एक बात और भी लगा दी कि चेक मिला और बैंक में जमा करवा दिया, तो इसका ये हुआ कि हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू हम वाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बैंक आ गया। तो आपकी जो एंट्री है वो आपके पास एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में चेक मिला था 7,850 और हम उसमें 8,000 मांगते थे, 8,000 मांगते थे। इसका मतलब 150 वो नहीं दे रहा, तो इसका हमने डिस्काउंट दिया। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू वाई, ठीक है, वाई कितने से क्लियर हो गया 8,000 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी बनी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि वाई में हम ओपनिंग एंट्रीज के अंदर 8,000 उसके अंदर मांगते थे, ठीक है। तो 8,000 का हिसाब जो वो है टू मेड द क्लियर इट। तो उसने कहा कि फुल सेटलमेंट, और चेक कितने का दिया 7,850। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी क्योंकि चेक आया यानी बैंक आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई। डिस्काउंट अलाउड इसलिए डेबिट किया क्योंकि हमारा लॉस है, तो ये डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जेड रुपीज़ 2,000। जेड से हमें चेक मिला है 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का चेक मिला, हमने जमा नहीं करवाया इसको भी। हमने चेक तो जरूर मिल गया पर हम इसको जमा नहीं करवाया। जमा नहीं करवाया इसका मतलब क्या हुआ, पहले उन्होंने चेक मिला था बैंक में जमा करवा दिया। अब की बार जो है चेक मिला तो है पर हमने उसको बैंक में जमा नहीं करवाया। जब बैंक में जमा नहीं करवाया तो क्या हुआ, चेक हमारे हाथ में है, चेक हमारे हाथ में है, तो हमारी एंट्री जाएगी चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और टू जेड, ठीक है। और कितना दिया उसने 2,000 और ये 2,000, ठीक है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, क्योंकि जेड से हमें 2,000 मिल गए थे। तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या है, चेक यहाँ पर जमा करवाया तो बैंक आ गया, चेक जमा नहीं करवाया तो चेक इन हैंड आ गया। बाकी तो वाई था, यहाँ पर जेड आ गया, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ नहीं किया। अब देखो जेड के अंदर हम जो है ओपनिंग एंट्री में 10,000 मांगते थे, अब इसने कितने का चेक दे दिया 2,000 का चेक दे दिया। इसका मतलब 8,000 रुपये हम अभी उसके अंदर मांगते हैं। नेक्स्ट है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिट टू बैंक। ये जो चेक था जेड से मिला था, बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक में जमा करवा दिया, अब बैंक आ गया। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 और टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 2,000। ये आपके पास एंट्री हो गई। देखो इस एंट्री का मतलब यहाँ पर चेक इन हैंड डेबिट था तो क्रेडिट कर दिया, अब यहाँ पर बैंक आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जब चेक आया था तो हमने कर दिया चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, और जब बैंक में जमा करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये हमने कर दिया था। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट में ये क्या करा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिट अचीव हो गया था, इसमें अमाउंट नहीं लिखा हो, 12 तारीख में देखोगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड, जो हमें वाई से चेक मिला था, ये वाला जो चेक मिला था वाई से, ये हमारा डिसऑनर हो गया, ठीक है। वाई चेक मिला था, ये डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो क्या करें, जब आया था तो हमारे पास में एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई, और जब आया था तो हमने ये डेबिट कर दिया था, ठीक है। अब ये चेक डिसऑनर हो गया तो ठीक इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, उल्टी एंट्री कर देंगे। तो क्या हो जाएगा वाई डेबिट, वाई डेबिट कितने से हो गया 8,000 से, वाई डेबिट 8,000। फिर डिस्काउंट अलाउड है, ये डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, तो वाई डेबिट, ठीक है। और ये आपका ये वाई क्रेडिट था, डेबिट कर दिया, इसको कर दो क्रेडिट टू बैंक, बैंक आपका गया 7,850 और टू डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड वाला 150 हो गया, ठीक है। यानी इन सारे की सारी चीज़ों को उठा करके रिवर्स कर दो। अब देखो वाई क्रेडिट, वाई डेबिट, बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, इनका सारी एंट्रियाँ खत्म हो गई। इसका ये हुआ कि चेक आया और ना आया बराबर हो गया, ठीक है। यानी इस एंट्री का ठीक रिवर्स हो जाएगा, डिसऑनर होता तो
रिवर्स हो जाएगा। डिसऑनर का मतलब होता है क्या है, हमने चेक बैंक में जमा करवाया, वहाँ पर पैसे नहीं थे बैंक के खाते में पैसे नहीं थे, तो बैंक हमारे को पैसे थोड़ी देगा। तो वो जब ये स्थिति बन जाती है, चेक हमारा वापस आ जाता है, तो वो कहलाता है डिसऑनर। चेक डिसऑनर का मतलब ये होता है कि जब उन्होंने चेक जमा करवाया उसके पैसे ना मिले तो वो कहलाता है डिसऑनर। तो ये हमारा चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है कि कैश सेल्स 15,000, आउट ऑफ दिस 12,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने माल बेचा, वो बेचा था आपका 15,000 का, ठीक है, और 12,000 बैंक जमा करवा दिए। तो हमने 15,000 का माल बेचा, 12 हमने बैंक जमा करवा दिए, इसका मतलब बाकी हमारे पास रह गए। तो टोटल सेल की हमने 15,000 की, तो सेल आपका फायदा का, तो इसका सेल क्रेडिट होगी, तो सेल तो 15,000 क्रेडिट होगी। आया क्या, कैश भी आया और बैंक भी आया, तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया आपके पास में 3,000, बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक में आपने पैसे जमा करवा दिए तो उसी टाइम 12,000, और 2 आपके पास में जाएगा सेल्स, 2 सेल्स अकाउंट 15,000। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स अकाउंट। तो कैश क्योंकि टोटल शेयर की थी 15,000 की, उसने बोला कि 12,000 बैंक में जमा करवा दिए, तो इसका ना हमारे जेब में 3,000 के बचे, तो हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स अकाउंट। तो देखो सेल हमेशा क्रेडिट होता है, ये बात ध्यान में रखना, सेल हमेशा क्रेडिट होता है। अगर एंट्री कहीं फंस भी जाए तो सेल आ जाए तो क्रेडिट कर दो, परचेज आ जाए तो डेबिट कर दो। तो ये कुछ चीज़ें आप वैसे ध्यान में रख लिया करो। ठीक है जी। उसके बाद अगर अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक, हमने अजय को पेमेंट करनी थी, तो ओपनिंग के अंदर देखो, ठीक है, कि आपका जो अजय है वो 5,000 है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका कि अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक, अजय जो ओपनिंग एंट्री में देखो हमारे पास क्रेडिटर थे 12,500 के, उसमें अजय 5,000 था, विजय 7,000 था। हमने जो है अजय की पेमेंट 5,000 की कर दी, हमने अजय की पेमेंट जो चेक के द्वारा कर दी, तो अजय की पेमेंट कर दी, तो अजय आ गया, तो अजय डेबिट, अजय डेबिट, और 2 बैंक, हमने बैंक से पेमेंट कर दी, और वो 5,000 अमाउंट है। इस एंट्री में अमाउंट नहीं लिखा हुआ, तो अमाउंट तो आप लोगों ने पीछे देखना है कि ओपनिंग एंट्री में अमाउंट क्या है, ये देखना चाह रहा है कि बच्चा जो कितना मतलब होशियार है कि पीछे वाली चीज़ों को देखता है नहीं देखता है, तो वो चीज़ें आप देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी जी। नेक्स्ट में क्या रखी, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 50, और नीचे फिर अगली तारीख में ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 750। ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे थे, वो बेचे थे इन लोगों ने 750 रुपये के। ठीक है, और उसके बाद में इन लोगों ने पेपर बेचने के बाद में फर्नीचर भी बेचा था, तो फर्नीचर बेचा था उन्होंने ना, न्यूज़पेपर बेचे थे उन्होंने 50 रुपीज़ के, और फर्नीचर बेचा था इन्होंने 750 का। तो कुल मिला के 800 आपके पास में आ गए। तो 800 आपके पास में आ गए, तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपके पास में आएगा जी 800 रुपीज़। ठीक, किस किस चीज़ के पैसे आए, 2 मिसलेनियस, मिसलेनियस मिले जुले वो तो 50 रुपये, और 2 आपका फर्नीचर वो आपके पास होगा 750। ठीक है, तो आपके पास कैश जो आया कुल मिला करके ये आया था 800, इसमें आपका जब मिसलेनियस के आ गए 50 अखबार वाले, और बाकी पैसे आपके पास में आ गए जी वो आपके पास में आपके फर्नीचर के। ठीक है, तो अभी आपकी जो है क्लास ख़त्म हो गई है, तो आज इतना ही। और ये काम जो है आपने कॉपी के अंदर भी करना है। कल इसमें सिर्फ 2-3 एंट्री रहती हैं, ये एंट्रीज हम कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारी स्पेशल एंट्रीज हैं वो हम करेंगे, और ये चैप्टर अगले 4 दिन में या 5 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जो बुक्स नहीं लेके आए तो वो अपनी बुक्स ज़रूर ले आएँ। ठीक है, और काम शुरू कर दें। ठीक है, तो थैंक यू।